वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दाखिल हुई है उस पर आज सुनवाई होनी है। इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि एसआईटी गठित की जाए। साथ ही ममता सरकार से भी कानून व्यवस्था को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो इस मामले में क्या कुछ अपडेट है, हमारे साथ लक्ष्मी उपाध्याय जुड़ी है, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखिए, आज जो है इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसमें जो सुनवाई होगी, इसमें कई ऐसी याचिकाएं हैं जिनमें अलग-अलग जो है वो अपनी बात रखी गई है। याचिका में एडवोकेट शशांक शेखर झा ने कहा है कि हिंसा की जांच अदालत की निगरानी में की जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाले न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग की गई है और मामले में ये कहा गया है कि जो दंगा हुआ है, जो हिंसा हुई है, जिन लोगों की डेथ हुई है, उस पर कानून व्यवस्था और वहां के जो हालात हैं उसको लेकर सरकार से रिपोर्ट मांगी जाए। साथ ही एक ये भी बात लिखी गई है कि जिन लोगों की डेथ हुई है, जो लोग इस पूरी हिंसा से परिवार जो प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है जान माल का, उनके लिए मुआवजे का ऐलान कराया जाए। कुछ इस तरीके के बिंदु रखे गए हैं और याचिकाएं जो दाखिल की गई हैं उन पर आज जो है वो सुनवाई होनी है। अब क्या कुछ कोर्ट का फैसला रहता है, क्या कुछ सामने निकल कर आता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि हालात वहां पर कितने बदले हैं। चूंकि 17 अप्रैल को जो वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती का जो आदेश था वो जारी रखने का सुरक्षित रखा गया था कोर्ट की ओर से और वहां पर जो है वो अभी भी केंद्रीय बलों की तैनाती है। आप कह सकते हैं कि तनावपूर्ण शांति का वहां पर माहौल है। इससे पहले एनसीडब्ल्यू की टीम वहां पर पहुंची थी। जो महिलाएं हैं उनका दर्द आंसुओं से छलकता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा था। सुरक्षा की मांग की जा रही थी, असुरक्षा का भाव वहां पर जो लोगों में नजर आ रहा था। उसके बाद जो है वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस भी लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है। बाकायदा एनसीडब्ल्यू की जो टीम है वो भी अपनी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को सौंपेगी और राज्यपाल ने जो मुलाकात की है, जो हालात वहां पर उन्होंने देखे हैं, जो लोगों से उन्होंने बातचीत की है, जो दर्द उनका सुना है, वो भी अपनी एक रिपोर्ट जो है वो केंद्र को सौंप सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि वहां पर स्थिति क्या है। तो वहां की जो पुलिस प्रशासन है उसकी ओर से कहा जा रहा है कि जो पलायन की खबरें अदिति सामने आई थी कि लोग अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं, तो उनका जो आकलन है, जो आंकड़ा है, वो उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि देखिए, जो लोग गए थे वो सभी वापस आ गए हैं। सिर्फ 50 लोग ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। वहां पर जो माहौल है वो सबसे बड़ा जो लोगों के अंदर भाव है वो असुरक्षा का भाव है। लोगों के घरों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई, दुकानों को जला दिया गया, घर को जला दिया गया, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। कई लोग आपने देखा कि जो राहत शिविर हैं, शरण लिए हुए, उसमें हालांकि पुलिस प्रशासन अब उनको सुरक्षा का भाव उनमें जगाकर उनको सुरक्षा की गारंटी देकर वापस ला रहा है। कुछ लोग आ रहे हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी वहां पर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो एक डर है वो बुरी तरीके से बैठा हुआ है। ऐसे में आज जो कोर्ट की सुनवाई होगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी कि क्या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का आयोग का जो गठन की मांग की जा रही है, क्या वो कोर्ट की ओर से किया जाता है। जो लोग डेथ हुई है, जिनके मुआवजे के, जिनके परिवारों की मांग की जा रही है, उस पर कोर्ट का क्या रुख सामने आता है। इसके अलावा सरकार की जो राज्य सरकार है, ममता बनर्जी, मान लीजिए ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगने के लिए कहा गया याचिका में कि आप उनसे उस वक्त की जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाएं, जो कानून व्यवस्था थी, उसकी रिपोर्ट मांगिए। क्या कुछ, कितने लोग हिंसा के शिकार हुए, पूरी स्टेटस जो रिपोर्ट है वो आप सरकार से मांगिए, ये भी कोर्ट से कहा गया है। देखिए, तनावपूर्ण शांति जो है वो मुर्शिदाबाद में अभी फिलहाल कायम है। आज 10 दिनों के बाद स्कूल भी खुले हैं, कुछ बच्चे स्कूल भी गए हैं, लेकिन लोगों में वही डर बना हुआ है कि आप विश्वास कैसे दिलाएंगे कि पश्चिम बंगाल की जिस धरती पर आप खड़े हैं, मुर्शिदाबाद की ज़मीन पर आप खड़े हैं और लाखों लोग वहाँ से, हज़ारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, कई वापस आए हैं, कई वापस नहीं आए, तो ये आप गारंटी कैसे दे पाएंगे? लोगों में जो डर का माहौल है वो कैसे ख़त्म होगा? बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है हर व्यक्ति को सुरक्षित माहौल देना, हर व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट हैं उनको उनको मुहैया कराना, उनको इस तरीके की भाव पैदा ना हो कि कभी भी कोई उनके घर में आकर लूटपाट करके उनको मार देगा, उनकी हत्या कर देगा। तो इस तरीके की जिम्मेदारी तो आपकी है। दूसरा,
चूंकि आपकी पुलिस भी आपके अंडर आती है, तो आपकी पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी, चूंकि सवाल तो पुलिस पर भी खड़े हुए कि जब हिंसा हो रही थी तो पुलिस ने आखिर अपना बल प्रयोग क्यों नहीं किया उपद्रवियों के खिलाफ। जो लोग ये तोड़फोड़ कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, पुलिस मूकदर्शक क्यों बनी हुई थी? भाई पुलिस को अपनी शक्तियों का उपयोग कब करना था और क्यों नहीं किया? किसका ऐसा आदेश था कि लोगों को मारा जाएगा लेकिन आप अपना कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर आप उपद्रवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? हालांकि अब तक की जो अपडेट है वो ये है कि 290 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ भी हो रही है, आइडेंटिफाई लोगों को किया जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा कानून व्यवस्था का वहां पर खड़ा हो रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल में ही इस तरीके की तस्वीरें और इस तरीके की खबरें और इस तरीके के माहौल को हम क्यों देखते हैं? देखिए, पहली बात जो ये है कि जो लोग वहाँ पे उस हिंसा में मारे गए, बाप और बेटे मारे गए, आप मुआवजा दे भी देंगे अगर उनको, तो उनके परिवार का आगे क्या होगा? 2, 4, 5 लाख रुपए से आगे की जिंदगी तो कटेगी नहीं, और वो जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो कसक है, वो तो उनमें बनी रहेगी। और लोगों के मन में अभी भी खौफ है, डर है। 10 दिन के बाद बेशक स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं, नॉर्मल चीज़ें कोशिश की जा रही हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने भी 290 लोगों का जिक्र किया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि उनमें से 35 लोग ऐसे थे जो बांग्लादेशी थे और बांग्लादेश के एक आतंकी संगठन से उनका कनेक्शन था। तो ये बात भी सामने आ रही है कि इसके पीछे जो हिंसा विरोध प्रदर्शन हुआ मुर्शिदाबाद में और ये हिंसा में बाद में तब्दील हो गया, तो इसके पीछे आतंकी संगठन की भी बात सामने आ रही है। इसके पहले भी एक बात सामने आई थी कि तुर्की से 500-500 रुपए दे करके लोगों को पैसे दिए गए कि आप हिंसा भड़काएं, आप जितना हिंसा करेंगे आपको उतने पैसे मिलेंगे। तो ये क्या एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत हिंसा विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गई? और अगर ऐसा हुआ तो राज्य सरकार उस वक्त क्या कर रही थी? एक बहुत बड़ा बिल्कुल। देखिए, आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? राज्य की सरकार के पास इनपुट क्यों नहीं था? और अगर इनपुट था तो आपने उस तरीके के उस लिहाज से व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि कई राज्यों की सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि देखिए वक्फ बोर्ड को कानून को लेकर जो तरीका था उसमें कई लोगों का विरोध अलग था। ठीक है, विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा को आप अनुमति नहीं दे सकते हैं। विरोध प्रदर्शन आपका अधिकार है, ठीक है, किसी भी चीज का, मान लीजिए कोई चीज मुझे आपकी पसंद नहीं है, मैं उसका विरोध कर सकती हूँ, लेकिन एक कानून के दायरे में रहकर। विरोध के नाम पर आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, विरोध के नाम पर आप जो है उपद्रव नहीं कर सकते हैं, आप कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं ले सकते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में देखा। विरोध कई राज्यों में हुआ, बिहार में भी विरोध हुआ, लेकिन वो विरोध के तरीके से हुआ। पश्चिम बंगाल में ये विरोध नहीं हुआ, बाकायदा सोची समझी प्री प्लानिंग इसमें समझ में आती है जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई है। अब सवाल तो राज्य सरकार पर ही उठेंगे, हालांकि ममता बनर्जी आरोप अलग तरीके से लगा रही हैं। उनका ये कहना है कि नहीं, ये तो पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की कोशिश है। तो ये मौका पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का किसने दिया? सरकार तो आपकी है, तो जिम्मेदारी तो आपकी है कि आप वहां पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखें और वहां पर आपकी पुलिस अलर्ट रहे। क्यों नहीं रही? और ये पश्चिम बंगाल से हर दिन मतलब ऐसी खबरें सामने आती है मैंने कि हिंदू टारगेट हो रहे हैं। पहले भी आपसे कहा था कि पश्चिम बंगाल और हिंसा एक दूसरे के पूरक से लगने लगे। बिल्कुल, छोटे से छोटा इलेक्शन होगा, उससे पहले वहां पर हिंसा होगी, इलेक्शन के दौरान हिंसा होगी, रिजल्ट आने के बाद भी वहां पर आप हिंसा की तस्वीरें देखेंगे। तो आखिर पश्चिम बंगाल में ये जो हालात है, इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? ये बड़ा सवाल। एक आरोप ममता बनर्जी पर ये भी लगे कि वो पीड़ितों से मिलने के लिए नहीं पहुंची, उनका दुख, उनका दर्द नहीं बांटा। जब मालदा हिंदू परिवारों की शिकायत है कि आप इमामों के साथ बैठकर पार्टी जो उनका जो मीटिंग थी उसमें आप शामिल हुई, लेकिन मुर्शिदाबाद में जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया, जो परिवार वहां से पलायन को मजबूर हो गए, आखिर आप राज्य की मुख्यमंत्री हैं, आप वहां तक क्यों नहीं जा पाए? ये सवाल उठेंगे। आप उनके आंसुओं को, उनके दर्द को समझने के लिए क्यों नहीं गए? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है जो आपको रोकती है? सैकड़ों घर उजड़ गए, लोग नदी से पार करके मालदा पहुंचे और अलग अलग जगह पहुंचे, और वहां पे ममता बनर्जी जो है वो नहीं पहुंचे मिलने के लिए। तो उस पे भी उनका दर्द बाहर आया कि सरकार सिर्फ, अरे आप देखिए, एक परिवार जिसने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को लेकर एम्बुलेंस में बिठाया, ये कहा कि वो बीमार हैं और उनको झारखंड, उनके जो रिश्तेदार हैं उनके घर पे शिफ्ट किया, जहां न्यूज नेशन की टीम पहुंची, उनसे बातचीत भी की है। वो झारखंड पहुंचे, झारखंड में जाके अपने परिवार रिश्तेदारों के यहाँ उन्होंने शरण ली है, और वो ये बहाना बनाकर वहां से निकले हैं कि तबीयत खराब है, चूंकि एम्बुलेंस में उनको वहां तक लाया गया। आप सोचिए, स्थिति ऐसी है कि अगर आप घर छोड़ना भी चाह रहे हैं तो भी आप वहां से, आपका निकलना आसान नहीं है। स्थितियां ये बनी हुई है वहां पर।
मुर्शिदाबाद हिंसा के बीच अब लोगों की नज़र सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। जो पीड़ित परिवार हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि कोर्ट उन्हें कोई राहत देगी और जो एसआईटी की गठन की मांग की गई है, अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कुछ फैसला लेती है। क्या ममता सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जाता है, क्या कुछ होता है इस मामले में, जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।